आज हम करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का एक चैप्टर, नाम विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इस चैप्टर को हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं, बहुत इजी मेथड से, विद एनिमेशन। एनिमेशन के साथ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसीलिए कह रहा हूं बच्चों, इस वीडियो को अंत तक सुनते रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन के क्या स्वरूप है और कौन कौन से प्रकार है, ये पूरे पाठ में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, यानी विशेष लेखन के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विशेष लेखन होता क्या है, पहले आप उसको ध्यान से सुन लो। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपका एक स्कूल है, आपके स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं। जैसे कुछ टीचर्स आपको इंग्लिश के मिलेंगे, कुछ टीचर्स आपको हिंदी के भी मिल जाएंगे, कुछ टीचर्स आपको साइंस के मिलेंगे, कुछ टीचर्स आपको एसएस के मिल जाएंगे, और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के। पहले तो आप ये सोचिए कि वो अलग अलग टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, उनके सब्जेक्ट का चुनाव हुआ कैसे, किसने किया। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने खुद ने किया। जैसे कि कोई एक टीचर है, उन्होंने शुरू से ही उसी विषय की पढ़ाई थोड़े ढंग से की, थोड़ी हायर क्लास में और अच्छे से की, और हायर क्लास में थोड़ा डीपली पढ़ा। यानी कह सकते हो कि उसी सब्जेक्ट के वो एक्सपर्ट बन गए। एक्सपर्ट बनने के बाद अब उन्होंने स्कूल्स में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनका चुनाव हो गया और आज वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो पहला चुनाव तो उन्होंने खुद ने किया, दूसरा चुनाव किया आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने। तो इन दोनों चुनाव के बाद आज वो आपको पढ़ा रहे। ठीक ऐसे ही प्रक्रिया, बिल्कुल सेम चीज अब समाचार पत्र को लेकर भी सोचो। समाचार पत्र का जो ऑफिस होता है, अखबार का, न्यूज़पेपर का जो ऑफिस होता है, वहां पर भी यही काम होता है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा अलग अलग तरह के पेज होते हैं। कोई पेज तो ऐसा होता है जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स की ही खबर है, यानी कि खेल जगत के नाम से ऐसा बड़ा से हेडिंग बनी होती है, खेल जगत या ऐसा कुछ, इंग्लिश में स्पोर्ट्स होता होगा, तो वहां सिर्फ स्पोर्ट्स की ही खबरें मिलेंगी। कोई ऐसा पेज भी होता है जिसमें सिर्फ कारोबार की खबरें होती हैं। कोई ऐसा पेज भी होता है जिसमें सिर्फ फिल्म जगत की खबरें होती हैं, यानी फिल्मी खबरें होंगी। कोई ऐसा पेज भी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कृषि जगत से संबंधित खबरें हैं। तो इनको लिखने वाले भी अलग अलग पत्रकार होते हैं और वो भी डिसाइडेड होते हैं। जैसे आपको सब्जेक्ट, एक ही टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक ऐसे ही एक पत्रकार एक ही फील्ड की खबरें देता है। जैसे किसी पत्रकार को खेल जगत बहुत पसंद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खेल जगत की ही खबर देगा, और उसी की जवाबदेही होती है कि खेल जगत पर जो भी खबरें लिखी जाएंगी वो उसी के द्वारा ही लिखी जाती हैं। तो जो पत्रकार अपनी दिलचस्पी के अनुसार जो लेखन कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स की कर रहा है, चाहे वो कारोबार की कर रहा है, तो वो कारोबार से रिलेटेड जो लिख रहा है कोई पत्रकार, तो वो विशेष लेखन ही है, उसी को विशेष लेखन कहते हैं। तो आप जो न्यूज पढ़ते हो अखबारों में अलग अलग पेज पर अलग अलग कैटेगरी की, वो विशेष लेखन ही कहलाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सी चीजें होती है, वो भी आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा। अभी आपको सिर्फ यह समझ में आया होगा कि विशेष लेखन होता क्या है। एक बात और ध्यान से सुनो, इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स में नहीं पढ़ने वाला। कुछ का मतलब बहुत कम ऐसे पैराग्राफ होंगे जो मैं नहीं पढ़ूंगा आपके साथ, यानी इस वीडियो में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स नहीं है इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूं। नहीं, इंपॉर्टेंट तो है। उसके दो रीजन है नहीं पढ़ने के। पहला कारण तो ये कि इस पाठ में एक दो पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो दोबारा दोबारा लिखे गए हैं, मतलब शब्द बदल दिए, बाकी सब कुछ वही है, तो इसीलिए भी नहीं पढ़ रहा हूं। एक आधा पैराग्राफ ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा जो बहुत आसान है, आप खुद भी पढ़ोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आप खुद भी पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको मेन मेन चीजें का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत कम पढ़ने वाला हूं, बहुत कम समझाने वाला हूं। नहीं, 80-90% मैं खुद आपके साथ इस चैप्टर को पढ़ूंगा। बस 5-7-10% आप खुद पढ़ लेना, चल जाएगा काम। जैसे मैं यहां से पढ़ने वाला हूं, इससे पहले का जो पैराग्राफ मैंने छोड़ा है वो आप खुद भी पढ़ोगे, बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी है, इंट्रोडक्शन है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, इसीलिए मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूं। देखो क्या है विशेष लेखन। पहले पैराग्राफ में तो आपको यही समझना है कि विशेष लेखन होता है क्या, जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, लेकिन थोड़ा शब्दों में समझो कि क्या लिखा हुआ है। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है, मतलब यहां से ही तो शुरुआत होती है विशेष लेखन से। समाचार पत्र में विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। हटकर यानी कुछ अलग से, स्पेसिफिक, यानी जैसे आपके टीचर्स अलग से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कुछ अलग यूनिक सब्जेक्ट होता है उनका। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनल में, यानी सिर्फ समाचार पत्र की बात नहीं हो रही, यहां टीवी पर भी जो न्यूज आती है, जो रेडियो पर जो न्यूज आती है, उन सब की बात हो रही है। तो रेडियो या टीवी की भी बात अगर करें तो उसमें भी विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। डेस्क का मतलब एक ऐसी स्पेसिफिक
स्पेसिफिक जगह जहां एक ही कैटेगरी के सारे पत्रकार वहां बैठ सके। वहां उनके लिए एक तरह अलग से कैबिन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैबिन है जिसमें कारोबार से रिलेटेड ही सारे पत्रकार मिलेंगे आपको। एक और अलग डेस्क है, यानी कैबिन है, एक डेस्क का मतलब जगह, वो कैबिन हो सकता है, वो कमरा हो सकता है, कोई बेंच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अलग से स्पेसिफिक जगह होती है उन पत्रकारों के लिए जो एक ही कैटेगरी के हैं। जैसे कारोबार के लिए अलग है, ऐसे ही खेल जगत के लिए अलग है, और जो पत्रकार हैं वो कृषि जगत से रिलेटेड है, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी, कई तरह की कैटेगरी होती है, उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे। आगे देखो, तो वो अलग से डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। समझ चुके हो आप ये। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। मतलब एक तरह का नाम हो गया कि ये खेल डेस्क है, ये कृषि जगत है या कृषि डेस्क है, इस तरह से अलग अलग नाम दे सकते हैं। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादक कौन से होते हैं? उससे पहले संपादक होता है एडिटर, जो बॉस होता है समाचार पत्र में। जैसे आपके स्कूल में बॉस हुआ प्रिंसिपल, ऐसे ही समाचार पत्र में जो बॉस होता है वो एडिटर होता है। तो लेकिन जैसे आपके स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, ऐसे ही वो जो बॉस है यानी अखबार में संपादक, उसके नीचे भी काम करने वाले वाइस एडिटर भी होते हैं, जिसको हिंदी में उप संपादक कहते हैं। तो उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है, क्योंकि वो भी तो हिस्सा है, संपादक जो है, उप संपादक जो है, वो भी तो लिख रहे हैं, वो भी तो हिस्सा है, उनसे अपेक्षा की जा रही है। संवाददाता कौन से होते हैं? संवाददाता होते हैं रिपोर्टर। तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय जो उनका क्षेत्र है, उन क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी, यानी वो एक्सपर्टीज होंगे। तो एक्सपर्ट जो है वो अपने ही क्षेत्र में बहुत अच्छा ही लिख पाएंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है। अब जो आगे के कुछ पैराग्राफ्स में लिखा गया है वो भी कुछ ऐसा ही लिखा गया है, लेकिन थोड़ी सी नई बात भी बताई है। क्या नई बात है? कि जैसे मैं आपको बता रहा था ना, पत्रकार अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग होते हैं, तो उनको, उन पत्रकारों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बीट रिपोर्टर। बीट रिपोर्टर क्या है? ये बीट का मतलब यही है कि दिलचस्पी के अनुसार, यानी इंटरेस्ट किसमें है उसके अनुसार उनको अलग से क्षेत्र मिल जाता है, अलग से एक सब्जेक्ट मिल जाता है, उसी को बीट कहते हैं। जैसे अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, तो हिंदी बीट मेरी है, हिंदी बीट, इंग्लिश बीट, ऐसा। वैसे स्कूल में ऐसा कुछ मत कह देना, मारेंगे आपको। तो मैं तो स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं तो संवाददाता यानी अखबार की बात कर रहा हूं। तो अखबारों में जो पत्रकार होते हैं उन पत्रकारों को ऐसा ही कहा जाता है। यह पत्रकार खेल से संबंधित खबरें लिखता है, तो इसकी बीट हुई खेल बीट, तो उसको खेल बीट मिल जाती है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। ये बीट शब्द याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, कई तरह की होती है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था। जैसे राजनीति के लिए अलग होती हैं खबरें, यानी एक पेज अलग से ही आता है। आर्थिक के लिए अलग होती हैं खबरें, अपराध की खबरें, खेल की खबरें, फिल्म की खबरें, कृषि की खबरें, कानून, विज्ञान और किसी भी और विषय से जुड़ी हुई भी होती हैं। मतलब खबरें कई तरह की होती हैं और मिक्सअप भी आ जाती हैं एक ही पेज में कई बार, वो एक अलग बात है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, कि उनकी दिलचस्पी किसमें है, ज्ञान किसमें है उनका। तो इसी तरह से मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, याद रख लेना। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है, अगर संवाददाता की बीट अपराध है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली, यानी उसको जो काम दिया गया है, यानी अपराध से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी वो लिखेगा। लेकिन पूरे देश की जरूरत नहीं है, उसको एक क्षेत्र दिया जाता है, उसको एक शहर दिया जाता है, या ऐसा भी हो सकता है उसको खुद का ही शहर दे दिया जाता है, या जो भी जगह होगी, तो वहां पर जो भी घटने वाली आपराधिक घटनाएं हैं, वो घटनाओं का वर्णन उसकी जिम्मेदारी होती है, तो उसकी रिपोर्टिंग वो करेगा। तो घटनाओं की रिपोर्टिंग करना उसकी जवाबदेही है। अखबार की ओर से वह इसकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार भी होगा और जवाबदेह भी है। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है, यह तो अपराध का एक उदाहरण था, अब खेल का उदाहरण देखो। खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है। और अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी हुई खबरों में दिलचस्पी और जानकारी है, तो आपके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर आपको प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी रखते हैं, तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या आ गया। देखो बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बीट रिपोर्टिंग आप समझ चुके हो, वहां तक आप समझ में रखना। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है वो मैं आपको अब आगे समझा दूंगा, बस आप दिमाग में बनाए रखो बीट रिपोर्टिंग क्या होती है। जो अलग अलग पत्रकारों को उनकी दिलचस्पी के अनुसार जो काम का बंटवारा होता है वो बीट रिपोर्टिंग है। समझ गए ना, बस इतना ही रखो। विशेषीकृत मेरा काम है समझाना। देखो, जिसमें ना सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए, ये विशेषीकृत रिपोर्टिंग की बात हो रही है। अभी
आप इसको बस सुन लो, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। ये तो बीट रिपोर्टिंग में भी होना चाहिए कि जो भी आप सूचनाएं दे रहे हो, खबरें लिख रहे हो, उसकी भाषा पर तो अधिकार होना ही चाहिए। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए, मतलब एक बीट रिपोर्टिंग भी कोई इंसान कर रहा है, कोई पत्रकार कर रहा है, उसको उसके लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। कितनी तैयारी? देखो, सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत यानी नियम या नीतियां क्या है, उसके पदाधिकारी कौन कौन रहे हैं या कौन कौन हैं, और उनकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या क्या फर्क है, उसके अधिवेशनों में यानी उनके शासन में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां क्या हैं और खूबियां क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह। मतलब कहने का मतलब, आप जिस चीज में भी दिलचस्पी रखते हैं और पत्रकार बनना चाहते हैं, उसकी बारीकी से खबर होनी ही चाहिए, चाहे आप विशेषीकृत रिपोर्टिंग ना कर रहे हो। विशेषीकृत रिपोर्टिंग अभी समझाया नहीं तो आपको कम समझ में आएगा। आप सामान्य बीट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं तो अच्छी खासी जानकारी बटोरनी पड़ती है। देखो, पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। मतलब अलग अलग सोर्सेज होने चाहिए जहां से उसको न्यूज मिले, ताकि वो लिख सके। अदरवाइज वो लिखेगा क्या? किसी भी स्रोत यानी सोर्सेज या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए कि किसी से सुना और लिख दिया, ऐसे काम नहीं चलता। और जानकारी की पुष्टि, पुष्टि का मतलब कि वो घटना सच हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी उस पत्रकार को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। यानी उसकी विशेषज्ञता तभी होगी, यानी वो बहुत अच्छा एक्सपर्ट तभी बन पाएगा और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है। कि अगर आपने उसको झूठ बता दिया, किसी को भी अगर आप पत्रकार हैं और किसी को झूठ बता दिया सूचनाओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तो अगली बार वो आप पर विश्वास नहीं करेगा। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग। अब ये बीट रिपोर्टिंग तो हमने समझ ली, लेकिन इस पैराग्राफ में बता रखा है कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो बच्चों, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या होता है? बीट रिपोर्टिंग में पत्रकार, जैसे फॉर एग्जांपल खेल बीट जिसको मिली हुई है, वो पत्रकार क्या करेगा, पिछले दिन हुए क्रिकेट मैच, हॉकी मैच या जो भी उसकी बीट है, और मान लेते हैं कि कोई हॉकी मैच हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वो खेल बीट कर रहा है। खेल बीट में यानी उसको करना क्या है, उसको वो सूचनाएं देनी है क्या, कि भारत और पाकिस्तान के मैच में ये पाकिस्तान हार गई और भारत जीत गया, इस तरह की वो खबर दे देगा। और क्या करेगा, और इसके साथ साथ वो ये भी बताएगा किस टीम ने कितने गोल किए और दूसरी टीम ने कितने गोल किए, इस तरह से ये बता दिया। तीसरा ये बता सकता है कि वो प्लेयर ने, किस प्लेयर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। चौथी बात ये बता सकता है कि एक प्लेयर ने कितने ज्यादा गोल किए हैं, किस प्लेयर की जो खामियां रही हैं या कुछ नुकसान रहे हैं, जो बहुत बुरा परफॉर्म करके गया है, उसके बारे में भी वो बता सकता है। यानी एक ऐसी सूचना है जो हम सबको पता है अगर हम मैच देख रहे हैं, लेकिन अगले दिन अखबार में वही की वही एज इट इज छपी हुई मिलती है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से भी और कुछ टेबल के अकॉर्डिंग भी, या टेबल बनाकर अच्छे से समझाया गया होता है। तो ये होती है सामान्य बीट रिपोर्टिंग। अब बात करते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है? देखो, जैसे कोई भारत और पाकिस्तान का कोई मैच हुआ है, उस मैच में हार का कारण कौन बना और क्यों बना और उसके रीजंस क्या रहे, इस तरीके से डिटेल में भी कई बार लिखा होता है। आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा बारीकी से समझाया होता है, इतनी बारीकी से कि वो कोई एक्सपर्ट ही समझा सकता है, कोई एक्सपर्ट का भी एक्सपर्ट ही समझा सकता है। मतलब एक सामान्य सूचना देने वाला नहीं। तो सामान्य सूचना से जो हटकर किया गया लेखन होता है, बारीकी से समझाया गया होता है, उसी को विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ये सब विशेषीकृत रिपोर्टिंग आते हैं, और जो सामान्य रिपोर्टिंग करता है वो बीट रिपोर्टर। बस, तो ऐसा ही अब हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। देखो, यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग, लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फर्क है। दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। यानी ये तो दोनों ही चीजों में होनी ही चाहिए, यानी बीट रिपोर्टिंग में भी और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में भी। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है ना, मैंने एग्जांपल से समझाया था। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विषय क्षेत्र या विषय से जुड़ी हुई घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण यानी गहराई से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। जैसे अगर शेयर बाजार, ये तो मैंने क्रिकेट मैच का या कोई हॉकी मैच का उदाहरण ले लिया था, लेकिन अब बात करते हैं कि शेयर बाजार में अगर कोई एग्जांपल लिया जाए तो क्या बनेगा। जैसे अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई
तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला यानी सामान्य बीट रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा। तथ्यात्मक मतलब सूचनाएं सच जो हुई है, जो सच्चाई हुई है उसकी रिपोर्टिंग तैयार कर देगा, जिसमें सभी जैसे कि आंकड़े वगैरह, जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं होंगी और तथ्य शामिल होंगे, आंकड़े होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई और इसका आम निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। निवेशक मतलब इन्वेस्टर, इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, ये सारी चीजें वो डिटेल में समझाएगा। इस तरह की खबरें भी अखबार में छपती हैं, आपने देखी होगी। अब सच सच बताना कि ये बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर समझ में आया? यस और नो का जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, मजा आएगा मुझे देखने में। अब हम पढ़ेंगे यहां से। इससे पहले के जो एक दो पैराग्राफ मैंने छोड़ दिए हैं वो सिर्फ इसीलिए छोड़ दिए, वो बहुत आसान भाषा में बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। लेकिन फिर भी कोई ऐसा शब्द लगे, कोई लाइन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो देखो, विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन की भाषा और शैली अलग होती है। आपने कारोबार से रिलेटेड कभी कोई खबर पढ़ी हो, उसमें ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो हमें समझ में नहीं आ सकते। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन वही खबर, वही शब्द अगर बिजनेसमैन यानी कारोबार से रिलेटेड कोई व्यक्ति पढ़ता है, कोई पाठक पढ़ता है, तो उसको बड़े अच्छे से समझ में आ जाते हैं। वो समझ जाता है कि यहां पर क्या कहने की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब कि विशेष लेखन की जो शैली होती है, जो भाषा होती है, जो शब्द होते हैं, वो कुछ अलग तरह के होते हैं, कुछ यूनिक होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। देखो, सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो, सरल हो, समझ में आ जाए सबको, ऐसा हो विशेष लेखन। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है, उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र हैं। तकनीकी रूप से देखे जाए ना तो बहुत मुश्किल है, जटिल है, जटिल का मतलब मुश्किल, ऐसे क्षेत्र हैं। जैसे मैंने अभी कारोबार का उदाहरण दिया था, बहुत मुश्किल मुश्किल शब्द आते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। और उनसे जुड़ी घटना और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग है। उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है, अलग ही शब्दावली होती है उनकी। शब्दावली यानी शब्दों की माला, शब्दों का घेरा, शब्दों का समूह उनका अलग ही होता है। कारोबार के लिए अलग होता है, खेल के लिए अलग होता है, कृषि जगत के लिए अलग, तो ऐसा ही कुछ होता है। देखो, उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है, जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप लिखोगे कैसे अगर आप पत्रकार बनना चाह रहे हो। दूसरा फर्क यह है कि अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह से परिचित करवाएं कि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आम पाठक भी उस खबर को पढ़ते हैं, तो उस पढ़ने वाले को समझ में आ जाए ऐसी शब्दावली का प्रयोग हो। लेकिन कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते। उसके बारे में आगे लिखा हुआ है, देखो, मिसाल के तौर पर, मिसाल यानी उदाहरण के तौर पर कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों पर आप क्या देखते हैं? अक्सर तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात जैसे शब्द आप पढ़ते ही रहते होंगे, है ना। इनमें से कुछ शब्द तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आए होंगे। जो शब्द समझ में नहीं आए, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए ताकि आपको जवाब मिल सके। आगे देखो, इसी तरह सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, देखो कैसा कैसे शब्दों का प्रयोग होते हैं। कारोबार से रिलेटेड में अक्सर ऐसे शब्द देखने को मिल जाते हैं। क्या कि सोने में भारी उछाल हुई, चांदी लुढ़क गई या लुढ़की, या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी। देखो कैसे कैसे अजीब अजीब लिख रहे हैं। और शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर, आदि शीर्षक भी आपकी निगाहों से गुजरे होंगे, यानी आपने ये शीर्षक भी कभी ना कभी पढ़े होंगे, देखे होंगे। ये समझ में भी कई बार आ जाते हैं और कई बार नहीं भी आते। आगे देखो, पर्यावरण से संबंधित अगर कोई पत्रकार लिख रहा है तो उसके बारे में सुनो। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए उससे जुड़े खास शब्द, मसलन मतलब होता है उदाहरण, एग्जांपल जैसे पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र और रुख जैसे कुछ शब्द आपको देखने को मिलते होंगे। ये शब्दों की ओर भी आपका ध्यान गया होगा, हालांकि कुछ शब्द समझ में आ गए होंगे आपको। खेलों की बात करें, खेलों से संबंधित अगर कोई पत्रकार लिख रहा है तो खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। ये देखो कैसे कैसे शब्द है। चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके। हालांकि कुछ हमें समझ में आ जाता है, या हो सकता है ज्यादातर समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ शब्द थोड़े अजीब से होते हैं। आदि शीर्षक सहज ही ध्यान
ध्यान खींचते हैं। मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग शब्द होते हैं, ये कहने की बात की जा रही है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली तो होती नहीं कि ऐसे ही लिखना है, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है वो आप पिछले चैप्टर से ही समझ चुके होंगे, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। फीचर के बारे में भी आपने समझ लिया होगा पिछले ही पार्ट में, कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं तो फीचर कथात्मक शैली में ही होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हो तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह हो सकती है। जैसे फीचर में कथात्मक शैली में लिखते हैं, ये विशेष लेखन की ही बात की जा रही है कि कैसे लिखा जाता है। जैसे आप किसी केस स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसे किसी खबर से जोड़कर, यानी न्यूज पेज के जरिए, न्यूज पेज या किसी खबर से जोड़कर मतलब क्या है, जैसे कोई ऐसी बात है उसको अपनी बात को किसी भी खबर के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी सिर्फ इसी बार आपने जो देखी वही नहीं हुई, उससे पहले भी हुई थी, यानी 1975 के आसपास, शायद 1975 में ही हुई। तो अब जब इस बार वाली नोटबंदी की खबर लिखी जा रही थी तो साथ ही साथ पिछली खबर को भी जोड़ दिया गया था कि 1975 में भी ये नोटबंदी देखी गई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, फलाना फलाना। तो ऐसा न्यूज, इसी को न्यूज पेज कहते हैं, यानी दूसरी खबर के साथ, दूसरे संदर्भों के साथ, दूसरे टॉपिक्स के साथ जोड़ दिया जाता है अपनी बात को, तो उसको न्यूज पेज कहते हैं। तो न्यूज पेज के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। किसको? विशेष लेखन को। इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की भी संभावना होती है। ये मैंने अभी समझाया ही आपको, पुराने संदर्भ कैसे। चाहे आप शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख, यानी वो जो रिपोर्ट है, सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। एक बात और याद रखनी चाहिए कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते। आप देखा होगा आपने कि आप शायद कारोबार में इतना दिलचस्पी नहीं लेते, कुछ एक बच्चे लेते हो तो पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि कारोबार का जो पेज होता है उसकी खबरें पढ़ते ही नहीं है कोई। तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आपका उससे संबंध नहीं है, और कई लोग नहीं पढ़ते क्यों? क्योंकि उनका संबंध नहीं होता। लेकिन जो कारोबार से रिलेटेड जो पाठक होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो उस पेज को स्पेशली पढ़ते हैं, स्पेशली, और सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ उसी पेज को ही पढ़ते हो। ऐसे ऐसे भी पाठक मिल जाएंगे आपको। तो कहने का भाव कि कारोबार से रिलेटेड जो पाठक होते हैं वो उसके बारे में ज्यादा और बहुत अच्छा जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा जानना चाहते हैं का मतलब बहुत बारीकी से जानना चाहते हैं, एक एक बात समझना चाहते हैं। तो उनका भी ध्यान रखना होता है पाठकों को, सॉरी पत्रकारों को। देखो, लेकिन जो पाठक पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होती है। मतलब उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा होती है सामान्य पाठकों की तुलना में, कि वो कारोबार से रिलेटेड कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, चूंकि वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। कौन? बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं। इसीलिए उनकी अपेक्षा यह होती है कि उन्हें उन विषयों या क्षेत्रों के बारे में ज्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए। विशेष लेखन के कई क्षेत्र होते हैं। शुरू में मैंने कुछ गिनवाए थे, आपको बताया था, जैसे फिल्म जगत होता है, कृषि जगत होता है, यहां तक कि खेल जगत, इस तरह के कई फील्ड होती हैं, कई क्षेत्र होते हैं विशेष लेखन के। कुछ और भी पढ़ने हो तो यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे अर्थ व्यापार अलग होता है, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसमें विज्ञान की बात होती है, साइंस की बात होती है, कृषि जगत, विदेश के बारे में बताई जाती है, रक्षा जगत होता है, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, इस तरह के बहुत से क्षेत्र, अनेक क्षेत्र होते हैं यानी विशेष लेखन में। तो आपको इनमें से कौन सा पसंद है एक बार जरूर कमेंट करके बताना। देखते हैं मेरी मैचिंग किसके साथ होती है। अब 2 पैराग्राफ्स में विशेष लेखन के क्षेत्रों के बारे में ही बात की जा रही है कि कौन से क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, क्या होता है उनमें। ये सारी बातें आप जानते भी होंगे, खुद पढ़ना इस 2 पैराग्राफ्स को, आपको बहुत अच्छे से बिना दिक्कत के समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ता हूं यहां से, यानी कि कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। यह भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। जैसे आपके जो टीचर्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के वो एक्सपर्ट हैं, उस सब्जेक्ट के वो विशेषज्ञ हैं। वो विशेषज्ञता उन्होंने कैसे हासिल की, आप लोग काफी हद तक समझ गए होंगे। उन्होंने शुरू से ही उसी विषय पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, उसके बाद जब हायर स्टडी हुई उसमें उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ खास तरीके से बारीकी से पढ़ा, और साथ ही साथ जब पढ़ाते पढ़ाते भी काफी टीचर्स बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते काफी कुछ समझ में आ जाती है, कुछ पढ़कर आ जाती हैं, सारी चीजें ही मिलकर विशेषज्ञता बनाती
बनाती हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से आजकल पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी हिंदी में अगर बात करें तो सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं। तो ऐसे पत्रकारों को या ऐसे टीचर्स को शायद आप कम पसंद करें। क्यों? क्योंकि उनकी एक सब्जेक्ट में एक ही फील्ड में कोई एक्सपर्टीजनेस नहीं है। मतलब कह सकते हो कि वो सब सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं लेकिन किसी एक फील्ड में कभी आगे बढ़कर एक्सपर्टनेस नहीं हासिल की, मतलब विशेषज्ञ नहीं बन पाए। तो इसकी बजाय मास्टर ऑफ वन यानी किसी एक विषय में विशेषज्ञता जरूरी है की मांग की जा रही है। सवाल यह उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। अगर रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कितना ही प्रयास कर लो, आप कभी एक्सपर्टनेस नहीं हासिल कर सकते। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक, जिसको आप +2 कह सकते हो, और स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। इसके अलावा अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। खुद को अपडेट नहीं रखा तो वो पुराने लोग पुरानी स्थिति के हो जाते हैं, यानी फिर वो काम नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। होता है ना, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप भी कटिंग करके या कुछ नोट्स बनाकर अपना अलग से रखते हैं उसको। तो साथ ही उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के जो लेख आते हैं और विश्लेषणों की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो उसी सब्जेक्ट्स में प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, उनके लेख भी संभाल कर रखने चाहिए, क्योंकि उससे भी पता चलता है कि किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से आपको विशेष लेखन करना है। देखो, एक तरह से आपको उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं। जैसे आप लोग भी करते होंगे, जब भी कोई पेपर आते हैं, एग्जाम आते हैं, तो उन नोट्स को उठाते होंगे, बहुत काम आते हैं। तो ऐसा आप करते होंगे, ऐसे ही पत्रकार भी। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश और एनसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब शब्दकोश का मतलब तो आप समझ गए होंगे, डिक्शनरी, और एनसाइक्लोपीडिया भी आप जानते होंगे, यानी ये भी एक तरह की डिक्शनरी है जो किसी पर्टिकुलर, किसी सब्जेक्ट, किसी खास स्पेसिफिक फील्ड के लिए ही होती है। एनसाइक्लोपीडिया के लिए और ज्यादा बेहतर समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स देख लीजिए। बच्चे अक्सर इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया एक्चुअल में है क्या। करना बच्चों कमेंट, लेकिन सरल भाषा में करना, ताकि बाकी बच्चों को समझ में आ जाए। बच्चों, आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बस जुड़े रहना, क्योंकि खत्म होने वाला है पार्ट। यही नहीं, जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची होनी चाहिए, और उसकी वेबसाइट का भी पता होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, और उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फोन नंबर अपनी डायरी में जरूर रखिए। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं किसी भी चीज को, कहने का मतलब एक ये विशेष लेखन की बात हो रही है, किसी और चीज की बात नहीं हो रही। तो विशेष लेखन में अगर एक्सपर्ट बनना है तो ये सारी चीजों से अपडेट रहना जरूरी है। और ये अपडेट कैसे रहेंगे? अपडेट इनकी वेबसाइट से, इनके टेलीफोन नंबरों से, कुछ पूछताछ कर, कुछ अदर सोर्सेज से, इनकी संस्थाओं से। ये सारी चीजें अपडेट रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। दरअसल एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। स्रोतों का मतलब पहले ही बता चुका हूं, सोर्सेज। जैसे अगर आप आर्थिक विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, आर्थिक का मतलब क्या है? आर्थिक मतलब धन, पैसा, कारोबार, ये सारी चीजें आर्थिक जगत में ही आती है। तो अगर इसमें विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों,
और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फोन नंबर हैं, तो आप उनसे बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं, यानी वो बता देते हैं या उसका निहितार्थ जानने की कोशिश कर सकते हैं। निहितार्थ का मतलब उसका क्या अर्थ है। इस तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आती। ये ध्यान रखना, कई बच्चे करते हैं काम, एक ही दिन में सारा सिलेबस करना चाहते हैं। ये तो मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, यहां पर वैसे विशेष लेखन की बात हो रही है, विशेषज्ञता की बात हो रही है। तो एक दिन में ही नहीं आती। विशेषज्ञता एक तरह से अनुभव का पर्याय है। अनुभव यानी एक्सपीरियंस, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी बनाए रखनी होती है और सक्रियता यानी एक्टिवनेस ही आपको विशेषज्ञ बना सकती है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विशेष लेखन का दायरा बहुत बड़ा है और इसके कई पहलू हैं, यानी कई क्षेत्र हैं। यहां हम हर एक क्षेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करने की बजाय कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विशेष लेखन की बारीकियों और उसकी शैलियों पर चर्चा करते हैं। मतलब कुछ विशेष लेखन के फील्ड ले लेते हैं, कुछ क्षेत्र ले लेते हैं। देखो, एक उदाहरण बताया गया है कारोबार और व्यापार का, और एक उदाहरण दिया गया है खेल का, खेल जगत का। तो इन दोनों में से मैं एक ही पढ़ देता हूं, दूसरा आप खुद भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पहला कारोबार और व्यापार। अगर आप रोज समाचार पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है, एक अलग से पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों में तो आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का पृष्ठ ना हो, पृष्ठ मतलब पेज अगर ना हो खेल जगत और कारोबार से रिलेटेड, तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा, वो होगा अधूरा, संपूर्ण नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फायदे, नफा नुकसान आदि की बात होती है। तो इन सब का कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। आप भी तो सोचो, आप भी तो कहीं ना कहीं अर्थ जगत से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कैसे? आप जो पढ़ाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं अर्थ के लिए ही तो कर रहे हैं, यानी पैसों के लिए ही तो कर रहे हैं। यानी हर कोई पैसों के पीछे ही कहीं ना कहीं दीवाना है, कहीं ना कहीं भाग रहा है। तो वही सारी चीजें यहां पर आकर जुड़ जाती हैं कि कारोबार, अर्थ जगत, ये सब कुछ हर एक बंदा कनेक्ट जरूर करता है। वो एक अलग बात है कि कारोबार जो लोग नहीं करते वो कारोबार वाला पृष्ठ नहीं पढ़ते या उसकी न्यूज नहीं देखते। देखो, यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की रुचि होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि शेयर बाजार का सेंसेक्स इतना चढ़ा या नीचे गिर गया। इसी तरह सोने चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, पौंड आदि, इनकी कीमत या खेती बाड़ी से जुड़ी चीजों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। मतलब आप देख रहे हैं कि कारोबार से रिलेटेड या अर्थ जगत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ कारोबार ही नहीं आता अर्थ जगत में, उस कारोबार से अलग आपको विदेशी मुद्रा यानी डॉलर और पौंड के क्या गिरावट हुई, क्या बढ़े, ये सारी चीजें यानी करेंसी की बात होती है। उपभोक्ताओं की जो चीजें हैं, उपभोक्ता यानी कि जैसे कि दाल, चीनी, ये रोजमर्रा की जो चीजें होती है जो हम यूज करते हैं, उसके दाम बढ़ गए, घट गए, ये सारी चीजें मैटर करती हैं हमारे आम जीवन में भी। तो ये पृष्ठ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, इसका उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, आदि जानकारियों में आम पाठकों की भी दिलचस्पी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कारोबार या अर्थ जगत का कोई रिलेशन ही नहीं है, हमारे से रिलेशन हो जाता है। बस कारोबार हम नहीं करते तो कारोबार से रिलेटेड हमारा कनेक्शन हट जाता है, बस उस न्यूज को हम नहीं पढ़ते, बस बाकी तो है। कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत का क्षेत्र काफी व्यापक है, यानी बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत फैलाव में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारोबार से रिलेटेड ही खबरें आती है उसमें। इसमें कृषि से लेकर उद्योग तक, व्यापार से लेकर शेयर बाजार तक, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सभी क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विशेषज्ञता हासिल करना कठिन है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे किसी अध्यापक का विषय होता है साइंस।
साइंस तो आपको पढ़ा देता है वो, यानी कि 8 तक 9 तक तो वो पढ़ा दिया, लेकिन जब आप +1 +2 में होते हैं तो आपको एक्सपर्ट अलग से मिलते हैं, यानी फिजिक्स का अलग मिलता है, बायो का अलग मिल जाएगा, ऐसे ही केमिस्ट्री का अलग मिल जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग एक्सपर्ट आपको मिलते हैं। कहने का भाव यह था कि एक ही विषय में कई तरह के क्षेत्र हो सकते हैं, है ना। जैसे कारोबार से रिलेटेड सिर्फ कारोबार से रिलेटेड ही खबरें नहीं आती, उसमें भी अलग अलग फील्ड होती हैं। जैसे कि मुद्रास्फीति यानी करेंसी से रिलेटेड अलग फील्ड हो गई, ऐसे ही शेयर बाजार की अलग फील्ड हो गई, ऐसे ही कृषि जगत की जो रेट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं इसकी अलग फील्ड हो गई। तो इस तरह से एक ही फील्ड में कई तरह की फील्ड शामिल हो जाती हैं। तो कहने का भाव एक फील्ड में एक ही तरह के पत्रकार नहीं होते, उसमें भी कई तरह के पत्रकार अलग अलग फील्ड के बन जाते हैं। तो एक ही पत्रकार एक ही फील्ड में हर एक पर नहीं लिख सकता, उसको उसमें भी फील्ड चुननी पड़ती है। कहने का मतलब फील्ड के अंदर फील्ड चुननी पड़ती है, यही कुछ लिखा हुआ है। देखो, विशेषज्ञता हासिल करना कठिन है, यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ता है। जैसे कोई शेयर बाजार का विशेषज्ञ है तो कोई निवेश के मामलों का, कोई बैंकिंग का विशेषज्ञ है तो कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ज्यादा जानता है, कोई बजट का जानकार है तो कोई मंडी का। ये पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनना। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है आप देखिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि देश में राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता गहरा हुआ है। अब आप देखते होंगे कि राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं, अगर एक नहीं है तो दूसरा अधूरा है। ये अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में क्या समझाऊं, आप जानते हैं। जैसे अभी हाल ही में देश का बजट पास हुआ, बजट भी पास करना एक राजनीति से संबंधित है, लेकिन बजट होता है कारोबार से रिलेटेड। देखो कितना बड़ा कनेक्शन है, और ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आप जानते हैं। खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश की खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आया है। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है, अभी उदाहरण दिया। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा रिश्ता होता ही है। इसीलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब इस पैराग्राफ में जो समझाया, ध्यान से सुनना, इसमें समझाया कि पाठक ऐसे भी होते हैं जो आम पाठक हैं, वो कारोबार से रिलेटेड नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो कारोबार से रिलेटेड खबरें पढ़ लेते हैं कभी कभार। तो ऐसी खबरें भी ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी ना हो कि वो शब्द आम पाठकों को समझ में भी ना आए। ये पत्रकार को ध्यान रखना होता है कि जो एक बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, उसको भी वो खबर पढ़नी है, और इसके साथ साथ जो आम पाठक है वो भी उसी खबर को पढ़ रहा है। तो पत्रकार को यह ध्यान रखना होता है कि वो दोनों तरह की कैटेगरी के जो लोग हैं वो उसी खबर को दोनों अच्छे से समझ जाएं। ये एक पत्रकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, ये उसको समझाना होता है उसी खबर के जरिए। देखो ऐसा ही कुछ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल होती है, यानी मुश्किल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उसके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता। उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, यह आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण, यानी बिजनेसमैन, उसके बारे में काफी जानता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। जैसे अभी हमने कारोबार से रिलेटेड एक एग्जांपल पढ़ा था, ऐसे ही आगे खेल जगत से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ्स हैं, उसको आप खुद पढ़ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, 100%। ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं। देखो खेल जगत के बारे में पढ़ने के बाद आपको अंतिम पैराग्राफ पर आना है, वहां से अब मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विशेष लेखन के इस अध्याय में, यानी इस पाठ में, हमने कुछ प्रचलित क्षेत्रों की बात की। कौन कौन से? जैसे कारोबार से रिलेटेड और एक खेल जगत से। ऐसे ही हालांकि विषय बहुत से हैं, ऐसे ही बहुत से विषय हैं, उनके आयाम कई हैं, और आयाम का मतलब फील्ड के अंदर और भी बहुत सी फील्ड हैं। तो ऐसे कई आयाम हैं और विशेषज्ञता हासिल करने के उनके पैमाने अलग अलग हैं, यानी उनके कई क्राइटेरिया हैं, कई अलग अलग तरीके हैं। मूल किस
तरह के तरीके विशेषज्ञता हासिल करने के। मूल बात यह है कि जब भी हम किसी खास विषय को उठाते हैं, उसके बारे में लिखते या बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता, पाठक यानी पढ़ने वाला, दर्शक मतलब देखने वाला यानी टीवी, और श्रोता मतलब सुनने वाला यानी रेडियो, पाठक, दर्शक या श्रोता कौन है, हमारी बात उसे समझ में आ रही है या नहीं, हम अपनी बातों की अभिव्यक्ति ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को प्रकट करना, तो वो ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, हमारे तथ्य और तर्क में तालमेल है या नहीं, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करती है। अब आपका होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बच्चों, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन किस लिंक के नाम से? फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th, इस लिंक के नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और जैसा आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको हर चीज इस चैप्टर से रिलेटेड मिलेगी। लेकिन उससे पहले यह देखेंगे कि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कितना समझा। तो इस चैप्टर को अच्छे से आपने समझ लिया, तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? बच्चों, आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए सीट, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी बीट, ऑप्शन डी रिपीट। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी बीट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए सिनेमा, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी समाचार। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी समाचार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किस से है? ऑप्शन ए खेल क्षेत्र से, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन सी आर्थिक क्षेत्र से, ऑप्शन डी राजनीतिक क्षेत्र से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्थिक क्षेत्र से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन ए तेजड़िए, ऑप्शन बी बिकवाली, ऑप्शन सी मंदड़िए, ऑप्शन डी रनआउट। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी रनआउट। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।